हेलो एंड वेलकम टू अद्वित हिमांटी क्लासेस। आज हम क्लास 9 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 करने जा रहे हैं और ये चैप्टर है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है, इमेजिनरी विलेज है और इस विलेज के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वहाँ के लोग किस तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज करते हैं। क्या ज़्यादातर लोग वहाँ खेती बाड़ी करते हैं या इसके अलावे और भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जो कि लोग उससे अपना लाइवलीहुड दे ट्राई टू अर्न देयर लाइवलीहुड। हम ये सब चीज़ समझेंगे इस विलेज के थ्रू, रूरल इकोनॉमी को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर एनी न्यू वीडियोज आर अपलोडेड। सो लेट अस बिगिन द चैप्टर स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसको हमें हैंड रिटन नोट्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले केस स्टडी के बारे में, ठीक है। केस स्टडी हम देखते हैं क्या ये केस स्टडी। देखो, पालमपुर इज ए वेल हाइपोथेटिकल विलेज। मैंने बताया ना कि इमेजिनरी विलेज है एंड इज वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स। तो जैसे एक पालमपुर एक विलेज है, इससे कुछ नेबरिंग टाउन्स है और उससे कनेक्टेड है किसी भी तरह से, ठीक है। रानीगंज इज़ द लार्जर विलेज विच इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। ये छोटा विलेज है और ये एक बड़ा विलेज है। ये भी एक विलेज है जो कि 3 किलोमीटर है यहाँ से, ठीक है, रानीगंज। ऑल वेदर रोड्स कनेक्टेड द विलेज ऑफ पालमपुर एंड रानीगंज विद ऑल्सो विद द नियरेस्ट टाउन शाहपुर। तो ये शाहपुर है जो टाउन है, और ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे वेल कनेक्टेड बाई और ऑल वेदर रोड, यानी कि पक्का रोड से कनेक्टेड है। तो देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट एज सच इवन इन रेनी सीजन ऑल्सो। सो इट हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज है यहाँ पे। इस गांव में 450 फैमिली है एंड ऑल बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट, ठीक है। सो देर आर 80 अपर कास्ट, लेकिन आउट ऑफ 450 80 जो है अपर कास्ट के लोग हैं यहाँ पे। हु ओन मेजोरिटी ऑफ लैंड एंड इन द विलेज। तो ज़्यादातर लैंड इन्हीं के पास है। किसके पास? अपर कास्ट में भी ब्राह्मण क्षत्रिय हो सकते हैं। दलित जो है SC ST जो होते हैं, शेड्यूल कास्ट जो होते हैं, उनको दलित बोलते हैं। ये जो है 150 फैमिलीज हैं और 1/3 पॉपुलेशन है ये वहाँ का। दे डोंट ओन एनी लैंड फॉर कल्टिवेशन। इनके पास अपना कोई ज़मीन नहीं है जिसपे वो खेती बाड़ी कर सके। ये दूसरों के ज़मीनों में खेती करते हैं। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन विलेज पालमपुर ड्यूरिंग रेनी सीजन। खारीफ क्रॉप, खारीफ मतलब वीट होता है, ठीक है। वीट ग्रो होता है यहाँ पे, ज़्यादा बारिश होता है तो उसकी वजह से वीट ग्रो करते हैं। राइस ग्रो करते हैं। वीट, खारीफ मतलब खारीफ का मेन क्रॉप जो है राइस है, तो राइस ग्रो करते हैं यहाँ पे रेनी सीजन में। ज्वार बाजरा भी ग्रो होता है और ज्वार बाजरा बेसिकली यूज फॉर द कैटल के लिए, भेड़ बकरी को खिलाने के लिए यूज़ करते हैं एज ए चारा। पोटैटो इज ऑल्सो ग्रोन बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। ये भी वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं जैज सीजन में। इन विंटर राबी मतलब यहाँ पे जो होता है वीट ग्रो किया जाता है, ठीक है। वीट ग्रो किया जाता है राबी सीजन में, विंटर में। हम देखते हैं कि द विलेज ऑफ पालमपुर में जो फार्मर्स है वो ऑलमोस्ट 3 क्रॉप इन ए ईयर ग्रो करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट दे मे बी वेल ऑफ। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस फार्मर कीप एनफ वीट फॉर देयर फैमिली कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट रानीगंज। तो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कि अपने घर के लिए तो रखते हैं कंजम्पशन के लिए, और जो सरप्लस होता है वो दूसरे मार्केट में जाके बेच देते हैं। शुगर केन भी वहाँ पे ग्रो किया जाता है एवरी ईयर। ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन दैट विलेज। और ये जागरी मतलब गुड़ होता है, बनाने के काम में आता है, जो कि बनाने के बाद शाहपुर जो नियरेस्ट टाउन है वहाँ बेच दिया जाता है। 3 डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यू टू वेल डेवलप्ड इरीगेशन सिस्टम। तो वहाँ पे अच्छा इरीगेशन सिस्टम मतलब पानी खेतों तक ले जाने का फैसिलिटी भी है, और इसकी वजह से ऑल 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इससे हमें इसके स्टडी से हमें कुछ पता चल गया किस तरह का विलेज होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेन, अब क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में करते हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन फार्मिंग। तो फार्मिंग मतलब खेती बाड़ी में हम किस तरह के इनपुट यूज़ करते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या क्या चीज़ यूज़ किया होता है। एक तो लैंड होता है, बिना लैंड के हम हाउ कैन वी कल्टिवेट। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मिंग इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर। ये भी नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आता है, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स हो गया। दीज आर द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर कल्टिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट है लेबर। सिर्फ लैंड या वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल होने से हम नॉट पॉसिबल टू कल्टिवेट, वी नीड
पीपल टू कल्टिवेट इट। तो सेकेंड रिक्वायरमेंट जो है लेबर है, दैट इज द पीपल हु विल डू वर्क। लेबर आर टू टाइप, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। स्किल मतलब होता है जिनको कुछ नॉलेज होता है, अनस्किल मतलब होता है जस्ट मैनुअल लेबर होते हैं, उनके अंदर कोई स्पेशलाइज नॉलेज नहीं होता है। थर्ड है फिजिकल कैपिटल। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल तो क्या होता है? फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल इज ऑफ टू टाइप। कौन कौन से होते हैं? एक तो फिक्स कैपिटल होता है जो कि लैंड, मशीनरी, टूल्स विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों तक हम यूज़ कर सकते हैं। और एक होता है कि वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब वो होता है रॉ मटेरियल, जो कि मनी होता है, जो कि खत्म हो जाता है वंस वी यूज इट। सो देयर आर टू टाइप ऑफ फिजिकल कैपिटल, एक तो फिक्स्ड और दूसरा वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल जो होता है रॉ मटेरियल और मनी होता है जो कि यूज्ड अप हो जाता है इन प्रोडक्शन प्रोसेस में। और दूसरा फिक्स कैपिटल जो होता है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन फॉर प्रोडक्शन एंड दैट कंटिन्यू टू बी यूज फॉर मेनी ईयर्स। सो ह्यूमन कैपिटल मतलब होता है कि ह्यूमन कैपिटल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इट पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। ठीक है, सो ये क्या करता है? लैंड को, लेबर को और ये जो हमने फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल देखा, इनको इकट्ठा करता है एंड देन यूज देम इन सच ए वे दैट गुड्स आर प्रोड्यूस और क्रॉप्स आर प्रोड्यूस। तो ह्यूमन कैपिटल मतलब पीपल। हाँ ठीक है, सो ये चार हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हु इज लेबर, एक्सप्लेन देयर कंडीशन। सो लेबर कौन होते हैं और उनका क्या कंडीशन है? सो लेबर कौन होते हैं? लेबर्स आर दोज कल्टिवेटर्स, वो किसान होते हैं जिनके पास हु आर लैंडलेस और हु ओन्स वेरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड। चाहे तो उनको बहुत थोड़ा ज़मीन होता है तो उससे उनका गुजारा नहीं हो पाता, दूसरे के खेतों में काम करते हैं, या जिनके पास कोई ज़मीन नहीं होता है ऐसे लोग दूसरे खेतों में काम करके अपना मतलब दे मैनेज देयर लाइवलीहुड। या ऐसे लोग लेबर बोलते हैं। उनका कंडीशन क्या होता है? उनका वर्किंग कंडीशन क्या है? दे डू नॉट हैव एनी लैंड राइट और वेज राइट ऑन द लैंड दे आर कल्टिवेटिंग। जिस लैंड पे अपना मतलब कल्टिवेट करते हैं उस पर ना उनका कोई राइट होता है, ना ही कोई वेज राइट होता है उनके पास। दे वर्क फॉर वेरी लो वेजेस, बहुत कम उन्हें तनख्वाह मिलता है, बहुत कम उन्हें वेजेस मिलता है। वेजेस मतलब द मनी दैट दे गेट आफ्टर वर्किंग फॉर होल डे। देयर वेजेज इज पेड इन कैश और काइंड। कैश मतलब होता है पैसा मिल सकता है, या काइंड मतलब होता है कि क्रॉप्स दे देते हैं, फूड दे देते हैं खाने को, इस तरह से भी हो सकता है। देयर इज ऑल्सो ए वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी कहने का मतलब कि उनको सालों भर काम नहीं मिलता है, मान लो कभी मिल गया कभी नहीं मिला, इस तरह से बहुत वेरिएशन होता है उनके काम। अगर रेगुलर काम मिलता है तो चलो अच्छी बात है, लेकिन उनको रेगुलर काम नहीं मिल पाता है। तो ये है कंडीशन लेबर का वहाँ पे विलेज पालनपुर में। सो व्हाट आर द फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल, मैंने उसके बारे में बताया पहले आपको। फिक्स कैपिटल मतलब क्या होता है कि मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, टूल्स वगैरह हो गया, जो कि हम बहुत सालों तक यूज़ कर सकते हैं और ये ख़त्म नहीं होते हैं। दे आर नॉट यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। टूल्स, बिल्डिंग, मशीन्स यूज्ड इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर मेनी ईयर्स, हेंस दीज आर कॉल्ड फिक्स कैपिटल। लेकिन वर्किंग कैपिटल कौन सा होता है? रॉ मटेरियल हो गया, मनी इन हैंड हो गया, जैसे यान हो गया, धागा हो गया, वीवर्स यूज करते हैं, क्ले हो गया, पोटर्स यूज करते हैं, ये सारे जो होता है आपका वर्किंग कैपिटल हो गया, यान। ठीक है, ऑल्सो सम मनी भी चाहिए ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, पेमेंट करने के लिए लेबरर को और इस तरह से रॉ मटेरियल खरीदने के लिए। तो ऑल दिस पुट टुगेदर आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, मैंने पहले बताया था इसके बारे में और ये भी है। द बेसिक कंस्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन इज दैट द लैंड अंडर कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। देखो अब देखो कि ये बता इस लाइन ये जो सेंटेंस है, इससे इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है कि आई मीन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि लैंड जो है वो अब लैंड फिक्स होता है। दूसरी बात है कि जितना भी लैंड यूज़ करना था उन्होंने यूज़ कर लिया, अब कोई लैंड नहीं बचा हुआ है जिससे कि हम उसको कल्टीवेशन में ला के प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। सो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे? व्हाट आर द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड, हम लैंड को कैसे मेजर कर सकते हैं? तो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो हेक्टेयर होता है। क्या होता है? हेक्टेयर होता है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड। ठीक है, उसके बाद 1 हेक्टेयर मीन्स द एरिया स्क्वायर विच वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स। तो 100 मीटर इधर हो गया आपका, इसको 1 हेक्टेयर बोलते हैं। 100 मीटर हो गया, इधर भी 100 मीटर, इधर भी 100 मीटर और इधर, तो ये जो 100 और ये 100, तो ये एरिया जो हो गया 1 हेक्टेयर हो गया। सो जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड है वो हेक्टर है विलेज पालमपुर में। ठीक है, जनरली एवरीवेयर इट इज़ सेम। व्हाट इज़ द नीड ऑफ रेजिंग फार्म प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री लाइक इंडिया, हमें इंडिया से कंट्री में क्यों प्रोडक्शन बढ़ाना है फार्म प्रोडक्शन को? एक तो टू फीड मोर माउथ, आपको पता है पॉपुलेशन हर साल
बढ़ते जा रहा है, तो इनको खिलाने के लिए हमें ज़्यादा फूड चाहिए, एंड सो वी नीड टू प्रोड्यूस मोर टू हेल्प द फार्मर इन प्रोड्यूसिंग सरप्लस क्रॉप सो दैट दे आर एबल टू मेक मोर मनी एंड प्रॉफिट। देखो अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो ऑब्वियसली फार्मर्स का कंजम्पशन नीड से ज़्यादा होगा, तो मार्केट में बेच पाएंगे और इससे वो ज़्यादा पैसा अर्न कर पाएंगे। सो वी नीड टू इंक्रीज प्रोडक्शन। सो थर्ड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, गिव सम वेज ऑफ एक्सपैंडिंग लैंड अंडर कल्टीवेशन। हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को हम कल्टीवेशन में ला सकते हैं। एक तो पहला है कि वेस्ट लैंड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कल्टीवेबल लैंड में। जो लैंड बंजर ज़मीन है, यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होता, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर कल्टीवेशन पर्पज़ के लिए। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन सो दैट मोर लैंड आर अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। आमतौर पर लैंड जो होता है अवेलेबल होता है हमें कल्टीवेशन के लिए, वो डिग्रेड हो जाता है सोइल इरोजन की वजह से या और भी बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, तो हम उसको बचा सकते हैं जिससे कि लैंड डिग्रेड ना हो, लैंड ख़राब ना हो, और इस तरह से उस लैंड को भी यूज कर सकते हैं कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, सो इस तरह से हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। थर्ड है लैंड रिक्लेमेशन, दैट इज क्रिएटिंग मोर लैंड एंड मेकिंग इट सूटेबल फॉर फार्मिंग। जैसे ऐसे बहुत सारे लैंड है जहाँ पे कि फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, जो कि और इसकी वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं किया जाता है, तो हम ऐसे लैंड को क्लियर कर सकते हैं और उसको हम एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और देयर बाई वी कैन मेक यूज ऑफ देम टू प्रोड्यूस मोर। सो दीज आर 3 वेज थ्रू विच वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग पॉपुलेशन। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग फार्म प्रोडक्शन, कैसे हम फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। द फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फार्म प्रोडक्शन। तो एक तो है कि बाई इंक्रीजिंग द कल्टिवेशन ऑफ लैंड अंडर इरीगेशन। देखो एक तो है कि लैंड आमतौर पर क्या होता है कि हम एक लैंड होता है उसमें जब बारिश होता है तो हम उसमें खेती बाड़ी करते हैं और फिर हार्वेस्ट करके उस लैंड को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पानी वहाँ पे अवेलेबल है नहीं इरीगेशन के लिए, तो हम इसलिए साल में 1 क्रॉप या 2 क्रॉप उगा पाते हैं। लेकिन हमें और ज़्यादा उगाना है, 3 और 4 क्रॉप उगाना है, तो हमें उस एरिया में इरीगेशन का फैसिलिटी पहुँचाना पड़ेगा, हमें वहाँ तक पानी पहुँचाना पड़ेगा किसी भी तरह से, जिससे कि हम 3 और 4 क्रॉप इन ए ईयर ग्रो कर सकें। सो दिस इज वन वे थ्रू विच वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रॉम द लैंड। नेक्स्ट है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब होता है ग्रोइंग मोर देन 1 क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में एक पीस ऑफ लैंड पे पहले राइस उगाया, फिर व्हीट उगाया, फिर मान लो कि उसके बाद हम वहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स उगा सकते हैं। इस तरह से ग्रोइंग मोर देन 1 क्रॉप, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे थ्रू विच वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड। या सबसे लास्ट जो तरीका है मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग मतलब होता है कि आपका न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आपको पता है कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन इसको बोलते हैं हम, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, और वो सब यूज़ करके ये सब यूज़ करने के बाद हमारा जो लैंड से प्रोडक्शन है वो दैट इंक्रीज मेनी टाइम्स मोर देन द अर्लियर। सो दिस इज़ कॉल्ड मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग, जिसमें कि हम HYB सीड्स यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, मशीनरी यूज़ करते हैं, एंड देयर वे वी ट्राई टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड। ठीक है, सो ये है। और नेक्स्ट है हमारा, सो समझ में आ गया कि हम कैसे लैंड से वी कैन प्रोड्यूस मोर फ्रॉम द सेम प्लॉट ऑफ लैंड। डिफरेंट बिटवीन मॉडर्न फार्मिंग मेथड एंड ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड। सो जो आज नया नया तरीका फार्मिंग का डेवलप हुआ है और जो पुराना तरीका, उसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल है और मॉडर्न है यहाँ पे। सो फर्स्ट है इट प्रोड्यूस लेस आउटपुट, और ये ऑब्वियसली ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करता है। कौन सा मॉडर्न मेथड जो है वो आपको ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और ये लेस प्रोड्यूस करता है ट्रेडिशनल। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लाइक काउ डंग यूज किया जाता है। इसमें ज़्यादातर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जैसे काउ डंग हो गया या रोटन लीव्स प्लांट वगैरह, ये सब चीज़ को हम मिक्सअप कर देते हैं सॉइल में। और यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर हम यूज़ करते हैं जो कि मशीन से प्रोड्यूस होता है। उसके बाद लेस वाटर यूज, यहाँ पे मोर वाटर यूज होता है। ऑल फार्मर्स वेदर रिच और पुअर गेट बेनिफिट इससे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रिच फार्मर बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उन्हीं के पास पैसा होता है केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स या HYB सीड्स खरीदने के लिए। इट यूजेज मैनुअल टेक्निक, सो हाथ से काम करते हैं। यहाँ पे कैटल वगैरह यूज़ किया जाता है, यहाँ पे मशीन यूज़ किया जाता है, थ्रेशर, ट्रैक्टर वगैरह यूज़ करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, सो ये डिफरेंस है बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग। व्हाट आर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर फार्मर्स यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग मतलब पता है ना कि HYB सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, तो इसके लिए ये सारे जो है वर्किंग कैपिटल चाहिए, मनी, इसके लिए पैसा चाहिए, लॉट ऑफ मनी चाहिए, जिससे कि ये सारी चीज़ खरीद सके। सो मॉडर्न फार्मिंग के लिए हमें वी नीड लॉट ऑफ मनी, बिकॉज सो दैट वी कैन बाई मॉडर्न इनपुट लाइक केमिकल फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, HYB सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। वो सीड्स होते हैं
जो कि बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल सीड्स यूज करते हैं तो मान लो 100 kg होता है, अगर HYB सीड्स यूज करते हैं देन 500 kg होता है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ HYB सीड्स। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर मोर कैश देन बिफोर। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि मॉडर्न फार्मिंग में हमें मॉडर्न इनपुट यूज करना पड़ता है, केमिकल फर्टिलाइजर, HYB सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्ट, और ये सब चीज़ जो है कॉस्टली होता है और हमें मार्केट से अरेंज करना पड़ता है, इसीलिए हमें ज़्यादा मनी और कैश जरूरत पड़ता है फार्मरों को। सो ओनली दोज फार्मर हु हैव कैश इन हैंड, more cash in hand, they can go for modern farming. Green revolution in India is a big step towards transferring the face of Indian agriculture. तो किस तरह से इंडियन एग्रीकल्चर को ग्रीन रेवोल्यूशन ने ट्रांसफर कर लिया है। सबसे पहले हम समझते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब होता है कि सडन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन इंडिया। इंडिया में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाने को ही ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। रेवोल्यूशन मतलब चेंज होता है। क्या होता है? चेंज, और ग्रीन मतलब एग्रीकल्चर के फील्ड में। सो कैसे इंडियन एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म कर दिया, पहले तो देखते हैं व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1960s। अगर एग्जैक्ट है तो 1969 में हुआ था, और वैसे 1960 हम बोल सकते हैं। दिस अलाउड इंडियन टू ओवरकम द पुअर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बाय यूजिंग HYB सीड्स एंड अदर मॉडर्न इनपुट्स। तो पहले हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ही कम था, तो उसको बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, HYB सीड्स, फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज़ किया हमने। इट लीड टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस। आमतौर पर सिर्फ व्हीट एंड राइस के ही HYB सीड्स अवेलेबल थे हमें। सो ओनली दिस टू क्रॉप्स कुड बी इंक्रीज प्रोडक्शन। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। क्यों सिर्फ इस स्टेट में ये ग्रीन रेवोल्यूशन हो पाया? क्योंकि ये स्टेट के फार्मर जो थे कंपैरेटिवली रिचर थे, प्रॉस्परस थे, इनके पास पैसा था, सो दे कुड बाई एंड यूज मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग। ठीक है, सो ये ग्रीन रेवोल्यूशन है। व्हाट हुआ द बेनिफिट और एडवांटेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? इसका क्या फ़ायदा था ग्रीन रेवोल्यूशन का? ये तो हमें पता है कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ गया था इंडिया में, फूड ग्रेन का स्पेशली व्हीट राइस का प्रोडक्शन बढ़ गया था बहुत ज़्यादा। इट मेड आवर कंट्री सेल्फ सफिशिएंट। पहले हम दूसरे कंट्री में निर्भर करते थे फूड के लिए, वी यूज टू इम्पोर्ट फूड फ्रॉम USA, लेकिन अब हम सेल्फ सफिशिएंट थे, हमें अब जरूरत नहीं था प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से, अब हम बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती। थर्ड, इट क्रिएटेड मोर एम्प्लॉयमेंट फॉर द लैंडलेस लेबरर। जब ज़्यादा हम कल्टीवेशन शुरू होने लगा, ऑल 3 times इन ए ईयर जो कल्टीवेशन होने लगा, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होने लगा। एंड मेनी पीपल फ्रॉम बिहार, आई मीन लेबर माइग्रेटेड फ्रॉम बिहार टू स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन होता है वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो गया, काम मिलना शुरू हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि लेबरों का भी इनकम बढ़ना शुरू हो गया। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडियन विलेज पालमपुर? किस तरह से लैंड डिस्ट्रीब्यूट है यहाँ पे विलेज पालमपुर में? लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडियन विलेज पालमपुर इन फॉलोइंग वेज। तो मेनी फार्मर्स हैव स्मॉल पीस ऑफ लैंड। स्मॉल पीस ऑफ लैंड मतलब 2 hectare लैंड को बोलते हैं स्मॉल पीस ऑफ लैंड। सम फार्मर्स हैव मीडियम पीस ऑफ लैंड, जो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा और लेकिन 10 हेक्टेयर से कम, और कुछ फार्मर जो है उनके पास 10 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा ज़मीन होता है। तो इस तरह से लैंड डिस्ट्रीब्यूट है। दूसरा है कि मेनी फैमिलीज इन विलेज रिमेन्स लैंड। बहुत सारे ऐसे भी फैमिली है जहाँ पे कोई ज़मीन नहीं उनके पास। दे यूजुअली इंक्लूड द मेजोरिटी ऑफ लोअर कास्ट पीपल। लोअर कास्ट मतलब जो गरीब लोग, गरीब में कास्ट में जो लोएस्ट हायरार्की में आते हैं कास्ट, शूद्राज हो गए, ऐसे लोगों के पास अपना कोई ज़मीन नहीं होता है। तो इस तरह से लैंड जो है ज़्यादातर हम देखते हैं कि लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, किसके पास है? रिच फार्मर्स के पास ज़्यादा लाइन, और हायर कास्ट लोगों के पास है। वेयर डज द कैपिटल नीडेड फॉर फार्मिंग कम फ्रॉम? व्हाट आर द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद? देखो, जो हमें कैपिटल मतलब यहाँ पे आइदर फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, मनी इन हैंड हो गया, या रॉ मटेरियल हो गया, या मशीनरी हो गई, ये कहाँ से आता है फार्मिंग के लिए विलेज पालमपुर में? ठीक है, सो हम देखते हैं कहाँ से आता है। मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग नीड ए लॉट ऑफ कैपिटल। आपको पता है कि मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग मतलब होता है HYB सीड्स, फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, और ये जो होते हैं बहुत ही कॉस्टली होते हैं। तो लार्ज फार्मर के पास अपना, और मीडियम फार्मर जो होते हैं ना, जिनके पास ज़मीन होता है थोड़ा बहुत, या 10 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा भी होता है, ऐसे लोग तो ईजिली अरेंज कर पाते हैं, क्योंकि उनका सेविंग होता है, उनके पास बहुत ज़्यादा आई मीन क्रॉप्स प्रोडक्शन होता है। सो दे सेल इन द मार्केट एंड लॉट ऑफ मनी दे हैव। सो वो सेविंग से अपने ये सब चीज़ खरीद सकते हैं जो कि इनपुट चाहिए। लेकिन छोटे छोटे फार्मर जो होते हैं ना, उनको बोरो करना पड़ता है, जो ठीक है। सो दे बोरो मनी फ्रॉम द मनी लेंडर और ट्रेडर से अपने कैपिटल नीड को मीट करने के लिए। उसका प्रॉब्लम, अब देखो स्मॉल फार्मर्स का क्या प्रॉब्लम होता है। जो स्मॉल फार्मर जो होते हैं मनी लेंडर से जो पैसा लेते हैं ना, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है उन्हें, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है। ठीक है, और दूसरा जो है
ग्रेट स्ट्रेस ऑन द स्मॉल फार्मर्स टू रिपे, और पैसा चुकाना भी होता है, और ये भी बहुत उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है पैसा चुकाने में, क्योंकि उनके पास उतना एक्स्ट्रा इनकम होता नहीं है कि वो चुका पाए। स्मॉल फार्मर्स हैव टू वर्क फॉर लार्ज फार्मर्स सो दैट दे कैन पे देयर लोन। जब वो पैसा चुका नहीं पाते हैं तो उन्हें बड़े बड़े ज़मींदारों या बड़े फार्मर जिनसे वो लोन लिया होता है उनके उनके खेतों में काम करना पड़ता है और अपने लोन को चुकाने के लिए। सो दैट प्रॉब्लम जनरली स्मॉल फार्मर फेसेस व्हेन दे अनेबल टू रिपे द लोन। ठीक है। सो व्हाट इज सरप्लस प्रोडक्ट? सरप्लस प्रोडक्ट मतलब होता है कि अगर मान लो कि एक फैमिली है जिसका रिक्वायरमेंट है 500 kg वीट, और उसके खेतों में अगर 1000 kg वीट प्रोड्यूस होता है, तो 500 जो है वो सरप्लस है, यहाँ पे ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है। और ये एक्स्ट्रा जो सरप्लस होता है वो फार्मर मार्केट में बेचते हैं और बेच के उससे एक्स्ट्रा इनकम अर्न करते हैं, और उस इनकम से बाकी सारी चीज़ों खरीद सकते हैं, अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं, या और भी अदर रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। सो दैट को सरप्लस प्रोडक्शन तो ये होना जरूरी है, सरप्लस प्रोडक्शन तभी जाके सही रहता है। ठीक है। सो नेक्स्ट है हाउ इज द अर्निंग ऑफ सरप्लस प्रोडक्ट्स यूटिलाइज बाई द लार्ज फार्मर्स। तो बड़े बड़े फार्मर कैसे जो उनके पास सरप्लस होता है उसको यूटिलाइज करते हैं। द लार्ज फार्मर्स में यूटिलाइज दिस अर्निंग इन द फॉलोइंग में। पहला जो है कि द मनी इज सेव्ड इन द बैंक अकाउंट फॉर लार्ज फार्मर्स। बड़े बड़े फार्मर्स अपना पैसा बैंक अकाउंट में डाल देते हैं, और द सेव्ड मनी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर लेंडिंग मनी टू अदर स्मॉल फार्मर्स हु आर इन नीड। तो छोटे छोटे फार्मर को ये पैसा भी यूज़ किया जा सकता है छोटे फार्मरों को लोन देने के लिए, और इस तरह से उससे भी इंटरेस्ट अर्न करते हैं बड़े फार्मर। नेक्स्ट है कि द सेविंग कैन ऑल्सो बी यूज फॉर अरेंजिंग फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल फॉर नेक्स्ट सेशन। एग्जाम्पल कैटल, ट्रक्स, ट्रैक्टर वगैरह खरीद सकते हैं। तो जो पैसा होता है उस पैसे को फिक्स कैपिटल भी खरीद सकते हैं, जो कि फार्मिंग में यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन इंडियन विलेज। किस तरह के फार्मिंग के अलावा और कौन से एक्टिविटीज़ में लोग इंगेज होते हैं अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए। तो कुछ ऐसे एक्टिविटी है जो फार्मिंग से अलग है, जो कि डेयरी फार्मिंग हो गया। इन दिस फार्मिंग द कैटल इज फेड ऑन वेरियस टाइप ऑफ ग्रासेस, द ज्वार the grown during the rainy season. The milk is also produced is sold in the to traders at collections come chilling centers. From these milks are transported to far away to the towns and cities. देखो जो कैटल पालते हैं इन लोग, आई मीन उससे जो भी और इनको फीड करते हैं ज्वार वगैरह जो ग्रासेस वगैरह होते हैं रेनी सीजन में उससे, और जो मिल्क जो प्रोड्यूस होता है उसको वो बेचते हैं और इससे पैसा अर्न करते हैं। तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जो कि अदर देन फार्मिंग है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, तो ये भी एक अदर देन एग्रीकल्चर है। दीज आर वेरियस स्मॉल प्रोडक्शन मेथड दैट आर कैरीड आउट मोस्टली एट होम्स और एट फील्ड। सो घर पे ही कुछ कुछ बनाते हैं, मैट मेकिंग, आई मीन बास्केट मेकिंग हो गया, मैट मेकिंग हो गया, इस तरह का। फील्ड में भी जैसे कि उन लोग छोटे छोटे मशीन लगा देते हैं शुगर केन को क्रश करने के लिए, और यहाँ पे खुद फैमिली लेबर यूज़ होता है, अगर ज़रूरत पड़ता है तो ही हायर लेबर यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है। सो नेक्स्ट है ट्रेडिंग एंड शॉपिंग। कुछ लोगों ने दुकान वगैरह भी खोल रखा है और उससे भी कुछ पैसा अर्न करते हैं। ठीक है। और दूसरा कुछ लोग होते हैं जो मार्केट जाते हैं, वहाँ सामान ले आके दुकानदारों को बेच देते हैं। सो ये भी एक एक्टिविटी है जिससे कि लोग पैसा अर्न करते हैं। शॉपकीपर हु बाई वेरियस गुड्स फ्रॉम द होलसेल मार्केट इन द सिटी एंड सेल देम इन द विलेज। सो गाँव शहरों के जो होलसेल मार्केट से खरीद के लाते हैं सस्ते में, और गाँव में थोड़ा ज़्यादा प्राइस पे बेच देते हैं। एग्जाम्पल स्मॉल शॉप सेलिंग राइस, व्हीट, शॉप, सोप, पेंसिल्स। सम फैमिली दैट आर क्लोज टू द बस स्टॉप स्टैंड हैव द सेट अप द स्मॉल शॉप। तो जो बस स्टॉप के आसपास जिसका भी घर है वहाँ पे उन्होंने दुकान खोल रखा है और इससे भी पैसा अर्न करते हैं उन लोग। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लाइक टोंगा, रिक्शा वाला, टोंगा वाला, ट्रक्स, जीप, ट्रैक्टर, ये सब भी जो गुड्स को कैरी करते हैं गांव से शहर की तरफ, और उससे भी और वहाँ से कुछ लेके भी आते हैं, तो इससे भी कुछ पैसा अर्न करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अनदर एक्टिविटी दैट इज प्रैक्टिस इन विलेज पालमपुर। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेवलप इरीगेशन फैसिलिटी। क्या ज़रूरत है वहाँ पे इरीगेशन फैसिलिटी डेवलप करना विलेज पालमपुर में। ठीक है। सो कल्टिवेशन इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट इरीगेशन। कल्टिवेशन, सो देखो बिना इरीगेशन के कल्टिवेशन पॉसिबल नहीं है। देयर आर सम एरिया इन इंडिया वेयर रेनफॉल इज़ नॉट एडिक्वेट, सो देयर इज नीड टू डेवलप इरीगेशन फैसिलिटी। बहुत सारे ऐसे एरिया है इंडिया में जहाँ पे कि बारिश कम होता है, तो वहाँ पे हमें ज़रूरी है कि हम इरीगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करें, जैसे कि पानी पहुँचाए खेतों में। मैक्सिमम कैश क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर कैन रिक्वायर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल। देखो क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा
कैश क्रॉप ग्रो करोगे, जैसे राइस, व्हीट वगैरह, शुगर केन, तो इन्हें ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है और इसलिए भी हमें इरिगेशन फैसिलिटी देना जरूरी है। मोर ओवर हम जो HYB सीड्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, इसको भी बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। तो देन ऑल्सो, तो अगर हम चाहते हैं कि HYB सीड्स यूज करें और प्रोडक्शन ज़्यादा, तो हमें इरिगेशन फैसिलिटी देना जरूरी है। अदर ऑब्जेक्टिव टू गेट मैक्सिमम यील्ड इज नॉट टू बी फुलफिल विदाउट इरिगेशन। और हम चाहते हैं खेतों से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस एक्सट्रैक्ट करें, तो हमें उसके लिए भी इरिगेशन जरूरी है। सो व्हाट प्रॉब्लम डू, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट प्रॉब्लम डू फार्म लेबरर्स फेस इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एक तो उनको काम मिलता है कि नहीं मिलता है। सो उनको जो काम रेगुलर नहीं मिलता है, मान लो एक महीने में 15 दिन मिला, फिर वो अनएम्प्लॉयड है 15 दिन तक, या 2 महीने काम मिला, फिर बाकी रेस्ट ऑफ द मंथ, रेस्ट ऑफ द ईयर दे अनएम्प्लॉयड है। दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय द लार्ज फार्मर्स एंड मनी लेंडर्स। आमतौर पे ऐसे जो लोग होते हैं उनको फार्मर्स, बड़े बड़े फार्मर जो एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको ज़्यादा काम कराते हैं, कम पैसा देते हैं और इस तरह से उनका शोषण होता है। दे आर लाइकली टू विद डेट ट्रैप, वो कर्ज के जाल में फंस, डेट मतलब कर्ज होता है, कर्ज के जाल में फंस जाते हैं ड्यू टू हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाई ऑन देम। तो जो भी पैसा लोन लेते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं मनी लेंडर, और इस तरह से वो चुका नहीं पाते हैं तो कर्ज में फंस जाते हैं। दे आर लैंडलेस लेबरर्स एंड दे डोंट हैव देयर ओन सोर्स ऑफ इनकम। ये इनके पास अपना ज़मीन नहीं होता है, तो अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इन्हें दूसरे खेतों में काम करना पड़ता है। ड्यू टू द यूज ऑफ ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर, द डिमांड फॉर लेबरर्स हैव ऑल्सो डिक्रीज। अब लोग जो ज़्यादातर ट्रैक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं, हार्वेस्टर यूज़ करते हैं, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि जो लेबर का डिमांड भी कम हो गया है और सप्लाई ज़्यादा है, तो वो लोग एक्सप्लॉइट होते हैं। यील्ड मतलब क्या होता है, नेक्स्ट है व्हाट इज यील्ड। सो यील्ड इज़ द yield is measured as a crop product produced on a given piece of land। कितना प्रोड्यूस हो रहा है एक सिंगल सीजन में, उसको yield बोलते हैं। सो yield मतलब कि हाउ मेनी kg ऑफ wheat और राइस इज प्रोड्यूस फ्रॉम ए पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग ए सिंगल सीजन, एक सीजन में, उसको yield बोलते हैं, उपज हिंदी में बोलते हैं उसको। व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल इन इज डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग इन पालमपुर। 75% लोग जो है फार्मिंग पर डिपेंड करते हैं पालमपुर में, इसीलिए हम पालमपुर को एक हम एग्रीकल्चर विलेज बोलते हैं। ड्यूरिंग विच सीजन डू फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो ज्वार एंड बाजरा, तो खारिफ सीजन में, ठीक है, लर्न करना है। एक्सप्लेन द ईयर इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन आने की वजह से क्या क्या नुकसान हुआ था। इट हैज लेड टू लेस सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज इन द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन में हम देखते हैं कि मॉडर्न मेथड फार्मिंग, यहाँ पे फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा यूज, केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा यूज होता है, और इसकी यूज होने की वजह से सॉइल का फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होने लगा। जब ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं तो कुछ सालों तक तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, पर धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ रिड्यूस द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड। और दूसरी बात है कि बहुत ज़्यादा इस आपको पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन या मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, और हम ज़्यादा पानी ड्रॉ करते हैं वेल से, ग्राउंड वाटर से, तो इससे क्या होता है वाटर टेबल में बहुत नीचे चला गया है। ये भी एक नुकसान है। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर ए मेनी ईयर्स। और आपको पता है कि सॉइल फर्टिलिटी बहुत साल लग जाते हैं, बहुत हज़ारों साल लग जाते हैं बनने में। वाटर टेबल जो है एक बार नीचे चला जाता है तो उसको रिप्लेस होने में बहुत टाइम लग जाता है। सो वंस डिस्ट्रॉयड इट वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम। इसलिए हमें ध्यान से मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग को यूज़ करना चाहिए, ग्रीन रेवोल्यूशन को यूज़ करना चाहिए। मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज अंडर द ग्रीन रेवोल्यूशन हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्सेज बेस। मैक्सिमम फॉरेस्ट लैंड वाज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड। और हम ग्रीन रेवोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़्यादा एरिया को कवर करने के लिए हमने फॉरेस्ट लैंड को भी कन्वर्ट कर दिया एग्रीकल्चर लैंड में, और इससे फॉरेस्ट का जो फॉरेस्ट है जितना चाहिए उससे कम होने लगा है। सो दैट इज अनदर प्रॉब्लम। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज लिमिटेड टू ओनली अप टू द स्टेट लाइक हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न, उत्तर प्रदेश, ये पूरा इंडिया में नहीं हुआ। तो ये भी एक इसका डिफेक्ट है या इसका डिमेरिट्स है। इनिशियली इट वाज कन्फाइंड टू द ओनली वीट एंड राइस। शुरू में तो सिर्फ वीट एंड राइस का ही हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स डेवलप हुआ था, सारे फसलों का नहीं हुआ था। तो ये भी एक कमी है इसका। वाई डू फार्म लेबरर्स अर्न लेस देन दैट ऑफ द गवर्नमेंट मिनिमम वेज। देखो देर अब क्या क्यों, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि आपको 300 रुपीज़ देना ही देना है हर एक दिन काम कराने के लिए, लेकिन फार्म लेबरर को इतना भी नहीं मिलता, 200 मिलता है, 150 मिलता है। ऐसा क्यों है कम? देखो बहुत ज़्यादा देखो देयर इज अ हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स इन इंडियन विलेज। आमतौर पर गांव में बहुत सारे लेबर जो होते हैं अनएम्प्लॉयड होते हैं और काम के लिए काम उन्हें चाहिए। तो अगर मान लो कोई बोल रहा है कि 300 रुपये मांगा, तो दूसरे लोग तैयार हैं काम करने के लिए उससे कम में, तीसरे लोग उससे भी कम में करने के लिए तैयार है। और इस तरह से बिकॉज ऑफ हैवी कंपटीशन अमंग द लैंडलेस लेबर टू सर्च वर्क, और दे आर रेडी टू वर्क, तो उनको जो
लैंडलॉर्ड होते हैं उनको कम दे के, कम जो लोग कम में काम करने को तैयार हैं उनको काम पे रख लेते हैं, और इसी वजह से उनका वेजेस जो है मिनिमम वेजेस से भी कम है। व्हाट कैन वी डू टू सो दैट मोर फार्म एक्टिविटीज़ कैन बी स्टार्ट इन विलेज। हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि एग्रीकल्चर के अलावा और भी फार्म एक्टिविटी को हम डेवलप कर सकें। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फार्मर सो दैट दे आर एबल टू सेट अप स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। ठीक है, सो एक तो है कि उनको लोन मिलना चाहिए गांव के लोगों को, जिससे कि वो छोटे छोटे इंडस्ट्री सेटअप कर सके और इस तरह से अपना इनकम को बढ़ा सके। दूसरा जो है कि एट ए बैंक उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन दे, जिससे कि उस लोन को यूटिलाइज करें इधर एग्रीकल्चर को, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, हाई वेराइटी ऑफ सीड्स या मॉडर्न मेथड को यूज़ करने के लिए, या दूसरा कोई एक्टिविटी शुरू कर सकें। ट्रेनिंग ऑफ वेरियस काइंड लाइक रिपेयर वर्क, टेलरिंग कैन ऑल्सो भी प्रोवाइडेड, और इससे भी अलग सोर्स ऑफ इनकम अर्न कर सकते हैं। नियरेस्ट टाउन टू पालमपुर रायगंज, मैंने पहले बताया। हाउ मेनी पीपल इन पालमपुर विलेज इंगेज इन नॉन फार्म एक्टिविटीज, सिर्फ 25%, बाकी 75% एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। हाउ डज मिश्रा लाल मेक्स हिज लिविंग, तो एक इसमें केस स्टडी दिया हुआ है। वो जागरी बनाता है सूरगंज से और इस तरह से वो सेल करता है मार्केट में, जिससे पैसा मिलता है, तो उससे अपना लिविंग करता है। व्हाट आर द बिजनेस ऑफ करीम, करीम भी एक केस स्टडी दिया हुआ है। उसने एक छोटा कंप्यूटर क्लासेस शुरू किया है, सेंटर शुरू किया वहाँ पे, और लोगों को कंप्यूटर के बारे में बताता है, या और इस तरह से वो भी अर्न करता है। तो ये नॉन फार्म एक्टिविटी है। इवन मिस्त्री लाल का जो काम था वो भी नॉन फार्म एक्टिविटी है। ठीक है, सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।